हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो अपने ऑब्जेक्टिव का जो महा सीरीज है जिसमें हमने 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव का वादा किया है, ये इसका पार्ट 5 है बच्चों। और इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को। ठीक है, 20 सवाल हैं इसमें भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 20 में 20 का सही जवाब दोगे। तो सबसे पहला सवाल है आज का कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है? शर्करा के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, या माल्टोस के रूप में होता है? जी हाँ, तो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा स्टार्च के रूप में जमा होता है। ओके, अगला सवाल है कि प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? नाइट्रोजन का। अगला सवाल है बच्चों कि पाचन के बाद कौन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एमिनो अम्ल, या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? एमिनो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, या आवेग कहते हैं? जी हाँ, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में आया हुआ है या तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनी हुई है इनकी। तो ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बच्चों? सिनेप्स होगा। अगला सवाल है बच्चों कि मानव में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? चेतना के रूप में, आवेग के रूप में, उद्दीपन के रूप में, या संवेदना के रूप में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उद्दीपन के रूप में। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि मस्तिष्क जो है वो उत्तरदायी है किन कामों के लिए? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी। मस्तिष्क सोचने का भी कार्य करता है, शरीर का संतुलन भी उसी के द्वारा बना रहता है, हृदय का धड़कन जो धड़कना है वो भी उन्हीं के द्वारा बना रहता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सारे हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि फूल का जो सबसे बाहरी भाग है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, तंतु कहते हैं, या फिर पंखुड़ी कहते हैं? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंखुड़ी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि पुंकेसर के किस भाग में परागकण पाए जाते हैं? पुंकेसर के किस भाग में? पुंकेसर के दो भाग होते हैं, है ना बच्चे, हम लोग जानते हैं। एक भाग तंतु कहलाता है, दूसरा भाग परागकोश कहलाता है। तो पुंकेसर के किस भाग में परागकण पाए जाते हैं बच्चों? तो परागकोश में पाया जाता है। परागकण के कारण ही इसका नाम परागकोश पड़ा है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र और ये अंडाशय जो है ना, ये नर जनन अंग नहीं बल्कि मादा जनन अंग के हिस्से हैं। अगला सवाल है बच्चों कि स्त्री केसर का कौन सा भाग पुष्पासन पर अवस्थित रहता है? मतलब कि पुष्पासन पे वो इस तरीके से उसी से जुड़ा रहता है। जल्दी बताएं आप लोग कि स्त्री केसर का कौन सा भाग पुष्पासन पर अवस्थित रहता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बच्चों अंडाशय। क्या हो जाएगा सही जवाब? अंडाशय। अगला सवाल है कि मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में प्राप्त लंबे एवं छोटे पौधे का प्ररूपी अनुपात क्या था? लंबे एवं छोटे पौधों का प्ररूपी अनुपात क्या था बच्चों? ये पूछा जा रहा है आप लोगों के सामने। ठीक है, 1:1 था, 1:3 था, या 9:3:1 था, या 3:1 था? ठीक है बच्चों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? द्विगुण संकरण है बच्चे, ध्यान रखना है। तो इसका हो जाएगा 9:3:1। अगला सवाल आप लोगों के सामने कि मेंडल के द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधों को उन्होंने किस तरीके से इंगित किया? मतलब कि लंबे पौधों को दिखाने के लिए उन्होंने किस तरीके का नोटेशन का इस्तेमाल किया था? एक बड़ा टी लिया था, एक छोटा टी लिया था, या दोनों ही छोटा टी ले लिया था, या दोनों ही बड़ा टी ले लिया था? मतलब जो शुद्ध लंबा है उसको दिखाने के लिए, तो शुद्ध लंबा को दिखाने के लिए उन्होंने एक ही तरह के चिन्ह का प्रयोग किया। और अगर शुद्ध लंबा है तो दोनों बड़ा लिया, और ठीक है बच्चों, और अगर संकर लंबा है तो उसके लिए एक बड़ा टी और एक छोटा टी का उपयोग किया। ओके, अगला सवाल है कि मेंडल ने, अच्छा यहाँ पर शुद्ध बौने को, हाँ शुद्ध बौने को चिन्हित करने के लिए मतलब कि किस तरीके का ये का चिन्ह का उपयोग किया? तो बड़ा टी, छोटा टी, दोनों ही छोटा टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों ही छोटा टी। शुद्ध बौना के लिए दोनों छोटा टी, ठीक। शुद्ध लंबा के लिए दोनों बड़ा टी,
ठीक। और शुद्ध ये संकर लंबा के लिए एक बड़ा और एक छोटा। अब आप लोग कहोगे सर संकर बौना भी होता है क्या? जी नहीं, संकर बौना नहीं होता है। ठीक। अगला सवाल है बच्चों कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जैविक प्रक्रम के द्वारा जो अपघटित नहीं हो पाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय। यहाँ पर जैव ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इस जैव को काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय का मतलब ये हो गया बच्चे कि एक ऐसा पदार्थ जो अजैव निम्नीकरणीय है, यानी कि उसको जला करके आप खत्म कर सकते हो। जैव निम्नीकरणीय नहीं, सूक्ष्म जीवों के मदद से वो निम्नीकृत नहीं होगा। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। वही तो पूछा जा रहा है कि जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है? जो अजैव निम्नीकरणीय होता है वो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित नहीं होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय कौन है? निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय कौन है? मतलब एक ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाए, निम्नीकृत हो जाए। प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग है, केला का छिलका है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? केला का छिलका हो जाएगा। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? अजैव मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब जो सूक्ष्म जीवों से निम्नीकृत ना हो पाए, वैसा कौन है? अजैव निम्नीकरणीय है ना बच्चे। तो यहाँ पर ऑप्शन में है प्लास्टिक, यही हो जाएगा हमारा। ये सूक्ष्म जीवों से निम्नीकृत नहीं हो पाता है। इसके अलावा देख लेते हैं बाकी सबको। मृत जीव, ये तो सूक्ष्म जीव, इसको सड़ा गला देते हैं। केला का छिलका, इसको भी खत्म कर देते हैं। तो अजैव निम्नीकरणीय कौन हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा प्लास्टिक। अगला सवाल है कि जैव निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? कौन वो भाई ये है जीव है जिसके वजह से जैव निम्नीकरण होता है? तो जीवाणु है, हवा है, तापमान है, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, तो सूक्ष्म जीव यानी कि जीवाणु है। अगला सवाल है बच्चों की वृक्ष कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अरे नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन ही छूट गया और वो ऑप्शन है उत्तराखंड। ठीक है बच्चों, यहाँ हुआ था। ये आप लोग थोड़ा इसको सुधार कर लेना। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तराखंड। ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली में से एक प्रणाली हुआ करता था जिसे हम लोग कुल्ह कहते थे। तो ये कुल्ह जो है वो किस राज्य में विकसित हुआ था? असम में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, या उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ों से पानी गिरते थे ना, तो 3-4 जगह को मिला करके एक ये कुल्ह बना लिया जाता था। अगला सवाल है बच्चों की इंदिरा गांधी नहर से किस राज्य के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है? ठीक है बच्चे, हाँ, हरियाली आ गई है से क्या मतलब है? पहले हरियाली नहीं थी। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां हरियाली नहीं थी? आप ऐसे भी सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। तो वो राज्य कौन सा है जहां ढेर सारा बालू था, है ना बच्चे? और फिर आप पहुंच गए बिल्कुल सही आंसर पे कि सही आंसर क्या है? राजस्थान है। मतलब अगर आपको याद ना भी रहे ना, तो आप अपने बल बुद्धि के द्वारा आंसर पे पहुंच सकते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि कोलीफॉर्म क्या है? वायरस है, कवक है, जीवाणु है, इनमें से कोई नहीं है। तो कोलीफॉर्म एक प्रकार का क्या है बच्चों? जीवाणु है। ओके, आप लोगों को याद रखना है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज के इस 20 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। ठीक, अगर आपके 17 सवाल सही हो रहे हैं तो फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को डबल स्पीड करके दोबारा देखिए। ठीक, कम से कम आपको 19/20 तो होना ही चाहिए। मतलब कि 20 सवाल में से 19 सवाल आपके सही होने चाहिए कम से कम। नहीं तो बहुत ही बेहतर होगा कि 20 आउट ऑफ 20 करें। हम लोग यहाँ पर ये जो सीरीज़ लेकर के आए हैं ना बच्चों, इसका केवल एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं और आपके सामने पेपर आए तो कोई 1 या 2 सवाल ऐसा मिले आपको जो आपने यहाँ पर इस महासीरीज में ना देख रखा हो। नहीं तो मैं पूरी चाहत है मेरी कि यहाँ पर मैं वो सारे सवालों को करवा दूँ जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीके का वीडियो रेगुलर पा सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो और ज़्यादा आए, क्वांटिटी इसकी बढ़ जाए, तो इसके लिए आपको एक काम करना है। वो काम है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा ये वीडियो आएगा। ठीक, और जितना ज़्यादा वीडियो आएगा उतना ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।